लाइव कास्कंज पर और मैं मनमोहन सविता आप सभी का स्वागत करता हूं आज की लाइव क्लास में। और आज हम आपसे बात करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मित्रों, आप सभी को बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझाने वाला हूं। आप सभी लोग हाथ में पेन और अपने सामने एक कॉपी रखिए। जितने भी फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं उनको आपको स्टेप वाइज नोट डाउन करना है। तो आप सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, वीडियो बताइए। उमा कुमारी जी, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग उमा जी, गुड इवनिंग। बता दिए आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो अनुराग जी, हेलो। थोड़ा बड़ा कर देना कमेंट। आइए जल्दी से और स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके सभी फैक्टों को आप नोट डाउन करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बेहतरीन सी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको सारे के सारे जो हमारे विटामिन हैं उनके नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से जुड़िए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सभी क्वेश्चन, और आज थोड़े से क्वेश्चन मैंने बढ़ाए भी हैं आपके लिए। ठीक है, आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और पूछा गया है आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है? तो मित्रों बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से फेंक दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फेंकिए। गुड इवनिंग सर जी, दिनेश कुमार बादामपुर। गुड इवनिंग दिनेश राजपूत जी। आइए और इसका आंसर फेंकिए। दिनेश राजपूत जी आंसर डी कर रहे हैं। बताइए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, अच्छा देखते हैं। इसका आंसर होगा, पूछा गया रिकेट्स। जी हाँ मित्रों, आप देख सकते हैं रिकेट्स ये बच्चों में होती है रिकेट्स। ठीक है, और किसकी कमी के कारण? तो विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है मित्रों, रिकेट्स। वहीं पर अगर हम बात करें रिकेट्स बीमारी अगर बच्चों में होती है तो इसका नाम क्या है? रिकेट्स। ये बच्चों में होने वाली बीमारी है। किसमें? बच्चों में। किसमें होती है? बच्चों में। तो इसका नाम क्या होता है? रिकेट्स। वहीं पर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन डी की कमी से एक और बड़ों में जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं ऑस्टियोमेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्टियोमेलेसिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमेलेसिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया इसे बोलते हैं जब ये बड़ों में हो जाती है। और इस रोग से होने वाले क्या कारण होते हैं? तो इससे जो हड्डियां होती हैं, क्या मित्रों? हड्डियां जो होती हैं वो कैसे हो जाती हैं? हमारी कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कैसी हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कैसी हो जाती हैं? तो कमजोर हो जाती है। किससे? तो विटामिन डी की कमी से। और इससे बीमारी कौन सी होती है? तो रिकेट्स। कौन सी मित्रों? रिकेट्स। क्या हो जाती है? हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कैसी हो जाती हैं? तो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, बच्चों में अगर बीमारी होती है तो रिकेट्स, और बड़ों में ये बीमारी होती है तो इसे क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमेलेसिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमेलेसिया। अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बताने वाला हूं, इन्हें नोट डाउन करिएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है विटामिन। क्या मित्रों? विटामिन। देख सकते हैं आप सभी लोग, इनको पढ़ा होगा आपने। विटामिन ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे? ये दो प्रकार के होते हैं विटामिन। एक होता है हमारा वसा में घुलनशील। कैसा? वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। कैसे मित्रों? वसा में घुलनशील। और एक होते हैं हमारे कैसे? तो होते हैं जल में घुलनशील या पानी में घुलनशील। कैसे? पानी में घुलनशील। ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इनमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि वसा में घुलनशील कौन से वाले विटामिन है और पानी में घुलनशील वाले कौन से विटामिन है। ठीक है, तो दो हमें याद रखने हैं। कौन कौन से? विटामिन बी। कौन सा मित्रों? विटामिन बी। विटामिन बी और विटामिन सी ये हमारे क्या होते हैं? तो ये हमारे होते हैं पानी में घुलनशील। कैसे होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं हमारे विटामिन बी और विटामिन सी। वहीं पर आपको इसको याद रखना है किस नाम से? कीड़ा। कैसे? तो पहला होता है के, ई और डी, और इसी में होता है ए। तो क्या बन जाता है? कीड़ा। क्या बन जाता है मित्रों? कीड़ा। क्या बन गया ये? कीड़ा। ये होते हैं हमारे वसा में घुलनशील। ठीक है मित्रों, आप सभी लोग को यह बात याद रखनी है कि वसा में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और पानी में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आइए आपको इनके रासायनिक नाम आपको एक बार याद करा दूं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए होता है, देख सकते हैं आप, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, आप सभी लोग इस प्रकार से नोट डाउन करिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के।
अब इसके पास आपको एक ट्रिक नोट डाउन करनी है। ट्रिक क्या है हमारी, देखें ट्रिक क्या है। ट्रिक देख सकते हैं आप लोग कि रथ, क्या मित्रों, रथ एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी, क्या मित्रों, रथ पर एक टॉफी। अब इन सभी का एक एक अक्षर लीजिए, एक एक अक्षर लीजिए। तो हम यहां लगा देंगे ए र, यहां ले लेंगे थ, यहां ले लेंगे हम एक, और यहां पर ले लेंगे हम क, सॉरी माफ करना, विटामिन ए के लिए लेंगे हम र, विटामिन बी के लिए थ, विटामिन सी के लिए ए, विटामिन डी के लिए का, और विटामिन ई के लिए ट, और इसी के साथ हम ले लेंगे इसके लिए फ। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखते हैं इसका रासायनिक नाम। तो आप सभी लोग जानते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। क्या होता है मित्रों, रेटिनॉल। वहीं पर विटामिन बी का नाम क्या होता है, विटामिन बी के कभी सब क्लॉज होते हैं, ठीक है, विटामिन बी1, विटामिन बी2 ऐसे करके होते हैं, लेकिन विटामिन का इसका नाम रखना है आपको, तो इसका होता है थाइमीन। क्या होता है मित्रों, थाइमीन। ठीक है, था से थाइमीन। वहीं पर आपको यहां रखना है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या मित्रों, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है इसका नाम, एस्कॉर्बिक अम्ल। वहीं पर आपको इसका नाम याद रखना है विटामिन डी का, तो विटामिन डी का आप सभी लोग नाम जानते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या होता है मित्रों, कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। यहीं पर आप देख सकते हैं एक नाम है हमारे पास ट, हमने लिया है टी, तो इससे होता है टोकोफेरॉल। कौन मित्रों, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इसका नाम होता है। और वहीं पर के का नाम होता है फ्यूलोक्विनोन। कौन होता है, फ्यूगोक्विनोन, फ्यूगोक्विनोन। क्या नाम होता है इसका, फ्यूगोक्विनोन। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, विटामिन के नाम है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आइए आप सभी को ये सारी बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ फैक्ट आपको मैं बताऊंगा, इन्हें आप नोट डाउन करिएगा, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पूछा गया है कि कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, कौन सा मित्रों, कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, क्या कहलाता है। इसका आंसर कीजिए, क्या होगा। भावना यादव जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भावना जी। इसका आंसर कीजिए, क्या पूछा गया है आपसे कि कंप्यूटर का वह भाग जो क्या करता है, प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और उसे मेंटेन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। क्या मित्रों, प्रोग्रामर। कौन सा होता है ये कहलाता है प्रोग्रामर। क्या कहलाता है, प्रोग्रामर। बात आई है कंप्यूटर की, तो आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के जनक कौन है। तो कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। कौन है मित्रों, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक है, वहीं पर बात करें कि सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है भारत में, सुपर कंप्यूटर। कौन मित्रों, सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है भारत में। तो सुपर कंप्यूटर के जनक हैं, इनका नाम है विजय भटकर। क्या नाम है मित्रों, विजय भटकर। क्या नाम है इनका, विजय भटकर। विजय भटकर कौन है, भारत के सुपर कंप्यूटर जनक। वहीं पर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है। तो विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक है सिमोर्ग क्रे। कौन, सिमोर्ग क्रे। ये विश्व में जनक है सुपर कंप्यूटर के। वहीं पर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर, क्या मित्रों, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भारत का पहला, कैसा मित्रों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। कौन सा मित्रों, परम 8000। परम 8000। ये नोट डाउन करना है आपको कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000। ठीक है, कौन सा है, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, जो किसके द्वारा बनाया गया था, विजय भटकर। किसके द्वारा, विजय भटकर। किसके द्वारा, विजय भटकर के द्वारा। ठीक है, वहीं पर आपसे पूछा जाए कि जापान का एक कंप्यूटर है जो सबसे ज्यादा सुपर तेज चलता है। इस जापान के कंप्यूटर का नाम है फुगाकू कंप्यूटर। क्या नाम है, फुगाकू सुपर कंप्यूटर इसका नाम है। वहीं पर आपसे पूछा जाए कि ईरान के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो ईरान के सुपर कंप्यूटर का नाम है सिमोर्ग। क्या नाम है, सिमोर्ग इसके कंप्यूटर का नाम है। और भारत का आप सभी लोगों को मैंने बताया, भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। हाल ही में 2 कंप्यूटर बनाए गए हैं, एक का नाम है परम पवेगा। क्या नाम है मित्रों, परम पवेगा,
परम पवेगा, जी नाम हमको याद रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। परम पवेगा, कौन सा? परम प्रवेगा, परम प्रवेगा, ठीक है। और एक बनाया गया है परम गंगा, कौन सा? परम गंगा, ठीक है। ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे नोट डाउन करने हैं आपको। परम 8000, दिनेश कुमार राजपूत, परम 8000, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका, परम 8000। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर और बताइए इसका आंसर कौन बताएगा। पूछा गया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने पानीपत से, कहां से? पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? बताइए इसका आंसर। माउंट फ्यूजी के एक वैकल्पिक नाम पर रखा गया, फुगाकू, जी हाँ दिनेश कुमार राजपूत जी, जी हाँ यहां का माउंट फ्यूजी एक ज्वालामुखी है। इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर कौन बताएगा? बताइए क्या हुआ, सभी लोग आंसर कीजिए, इसका क्या होगा? अरे बहुत सरल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहे आप लोग। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जितने भी मेरे साथी अभी लाइव हैं वो एक बार कमेंट जरूर करें और इसका आंसर जरूर बताएं। ऑप्शन बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट आंसर है आपका, सही है आपका आंसर। कौन सा किया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन सा मित्रों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी, कब मित्रों? 22 जनवरी 2015 को इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को स्टार्ट किया गया था। कहां से? तो पानीपत हरियाणा, कहां से? पानीपत हरियाणा, पानीपत हरियाणा से इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। कब स्टार्ट किया गया था? तो पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। वहीं पर आपसे पूछा जाए कि इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो राजस्थान से इसकी ब्रांड एम्बेसडर आप सभी को पता है कौन है? अवनी लखेरा। कौन है मित्रों? अवनी लखेरा। और ये नाम आपने काफी बार सुना होगा, अवनी लखेरा। इन्होंने हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में, कैसा? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को पदक जिताया था, ठीक है मित्रों। और इन्हीं ने, ये नाम आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि उत्तराखंड से इसकी क्या है? उत्तराखंड से इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, वंदना कटारिया। कौन मित्रों? वंदना कटारिया, वंदना कटारिया। और हाल ही में इन्हें वंदना कटारिया को 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेव डॉटर पढ़ाओ, जी हां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटी है तो भविष्य है, ठीक है। बेटी है तो भविष्य है, ऐसा आप सभी लोग जानते हैं। बेटी है तो भविष्य है। आज पूरी धरती टिकी हुई है तो किस पर? मां बहन बेटियों पर ही टिकी हुई है, क्योंकि बेटी है तो भविष्य है, ठीक है मित्रों। आइए सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे वीडियो को, जोड़ दीजिए सभी लोगों को। सभी क्वेश्चनों को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूं, इनको आप नोट डाउन करिए। और अगला जो क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मित्रों, इसके बेहतरीन से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और इसका आंसर कीजिए। इसके बाद इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार करना लाना था। जी हाँ दिनेश कुमार जी, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं और आपने बिल्कुल सही लिखा है कि महिलाओं की स्थिति को सुधारना, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना, उनके प्रति सम्मान की भावना रखना और उनको किसी से कम ना समझना, ये सब क्या उद्देश्य थे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य थे, ठीक है। और काफी अच्छे रूप से इस योजना ने काम किया, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हरियाणा में ब्लैक, जी हाँ आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे रूप से पढ़ना, यानी कहने का मतलब यह है बहुत ध्यान से पढ़ना। कैसे पढ़ना? बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। क्या पूछा गया है मित्रों कि अंतरिक्ष से, कहां से? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, या आकाश कैसा दिखाई देता है। आपसे यह नहीं पूछा गया है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, ये नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है? काला। कैसा दिखाई देता है? काला। जबकि यह पूछा जाता है आपसे कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को अगर देखा जाए तो कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। कैसी? नीली दिखाई देती है, ठीक है। अब जो अंतरिक्ष से संबंधित मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, उन्हें आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट है इन्हें नोट डाउन करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले यात्री कौन थे। बताइए मित्रों कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले यात्री का नाम क्या था। बताइए मित्रों, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे।
और भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? तो ये सारे पॉइंट मैं आपको लिखकर दे रहा हूं, इन्हें नोट डाउन करिएगा। जैसा कि आपसे पूछा जाए कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, भारत अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? तो इनका नाम है विक्रम साराभाई। क्या नाम है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ये कौन है? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं विक्रम साराभाई। ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था? तो सबको पता है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? आप सभी लोग जानते हैं भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। क्या नाम है? इसरो। क्या नाम है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज सभी लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त, क्या मित्रों? 15 अगस्त 1969 को। कब? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यूरी गार्गिन 9 मार्च 1934 से 27 मार्च 1998 तक भूतपूर्व सोवियत संघ के हवाबाज और अंतरिक्ष यात्री थे। जी हाँ, वेरी गुड, एकदम राइट आंसर है आपका कि यूरी गार्गिन के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था? अंतरिक्ष यात्रा की गई थी। ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन करिए। इसके बाद आपको याद रखना है कि भारत के पहले पुरुष कौन थे जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी? अच्छा, ये बताइए मुझे कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन से थे? तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका आंसर बताइए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, आप सभी लोग जानते हैं, राकेश शर्मा। कौन मित्रों? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। अब मैं आपसे पूछूं कि पहली महिला कौन सी थी? तो पहली महिला है जिनका नाम है कल्पना चावला। क्या नाम है? कल्पना चावला। पहली महिला कौन है? कल्पना चावला। कल्पना चावला। ठीक है, वहीं पर आपसे पूछा जाए कि सेकंड महिला कौन सी है? तो सेकंड महिला आप सभी को नाम याद रखना है, सिरसा बांदला। कौन सा? सिरसा बांदला। कौन है मित्रों? सिरसा बांदला। सिरसा बांदला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पहली और दूसरी महिला। ठीक है, अब मुझे बताइए कि चंद्रमा पर, कहां पर मित्रों? चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? इनका नाम बताइए। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर बताइए कि चंद्रमा पर पहला कदम, इसका आंसर बताइए किसने रखा था? चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? जी हां, भारत के प्रथम अंतरिक्षयान का नाम आर्यभट्ट है। जी हां दोस्तों, आप सही बता रहे हैं। इसका नाम बताइए। तो इनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। कौन मित्रों? नील आर्मस्ट्रांग। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है मित्रों, ये सारे पॉइंट नोट डाउन करिए। आशा करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो दोस्तों के साथ एक बार इसे शेयर करें और बताएं कि स्टैटिक जीके के आपके सभी पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं और मैं किस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है मित्रों, तो जल्दी से आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए। ठीक है, कुछ और पॉइंट मैं आपको नोट कराऊंगा। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को, कब? तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अच्छा, ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम, हाँ सही कहा आपने, आर्यभट्ट था। और इसे कब पहुंचाया गया था? जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसका आंसर कीजिए। बेहतरीन सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इसे इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। इसका आंसर बताइए, कौन बताएगा? चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग थे। सही बात है एकदम। ठीक है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर बताइए। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है ये, और अगली बार से मैं आपको सारे के सारे सेट के क्वेश्चन एक बार में ही कराने वाला हूं। ठीक है, इससे आपके स्टैटिक जीके की बहुत अच्छी तैयारी होगी और बहुत ज्यादा क्वेश्चनों का कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है मित्रों, तो बस एक बार वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। ए, वेरी गुड दिनेश राजपूत, बादामपुर, एकदम सही। क्रायोजेनिक का अर्थ क्या होता है? तो क्रायोजेनिक,
ऐसा इंजन बनाया जाता है जो सबसे कम यानी कम से कम तापमान पर कार्य करे। किस पर कार्य करे? सबसे कम तापमान पर कार्य करे। ऐसे इंजन को क्या कहा जाता है? क्रायोजेनिक इंजन। कैसा कहा जाता है? क्रायोजेनिक इंजन। और आप सभी को पता है गगनयान, कौन सा मित्रों? गगनयान। इसके लिए हाल ही में एक वो बनाया गया है इंजन, ठीक है, गगनयान के लिए एक इंजन बनाया गया है। और किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो क्रायोजेनिक सिद्धांत पर ही ये काम करने वाला है। किस पर? क्रायोजेनिक। ये मानव रहित भारत का पहला क्या होगा? मिशन है, ठीक है, गगनयान मिशन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, बहुत निम्न ताप पर अध्ययन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। पूछा गया है कि वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है। किसके द्वारा? पत्ते की ऊपरी सतह के द्वारा, पत्ते की निचली सतह द्वारा, फूलों की पंखुड़ी द्वारा या तना द्वारा। इसका आंसर कीजिए। क्रायोजेनिक का आज से अंतरिक्ष में भारी वस्तुओं को उठाने रखने के लिए बेहद कम तापमान पर लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पर सामग्री के व्यवहार का अध्ययन करने से है। हाँ, ये भी कह सकते हैं और यहां पर हम ये भी कह सकते हैं इंजन। किसका मित्रों? कि इंजन कम से कम तापमान पर कार्य करे। ठीक है, इंजन कम से कम तापमान पर काम कर सके, इसके लिए क्रायोजेनिक का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए और अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसमें बेहतरीन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, इन्हें आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है मित्रों, इसे देखते हैं और इसका आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये नहीं पता गुरुजी, कोई नहीं, हम बताएंगे। ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चनों का आंसर नहीं आता है और इसी के लिए हमें क्या करनी होती है? प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस विल बी मेड परफेक्ट। क्योंकि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, उतना ज्यादा हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है, गुड इवनिंग ब्रो राहुल कुमार, थैंक यू, गुड इवनिंग राहुल जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्तों की ऊपरी सतह पर। जब पत्तों की ऊपरी सतह पर वनस्पतियों की जो पानी आ जाता है तो सबसे ज्यादा क्या होता है? यहीं से होता है, पत्ते की ऊपरी सतह से क्या हो जाता है? पानी हवा में विलीन हो जाता है या वो बाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है मित्रों, ये बात आपको याद रखनी है कि पत्तियों के ऊपरी सतह पर जब पानी आ जाता है तो उसकी सूर्य की किरणें कहां पड़ेगी? सीधी सीधी पड़ेंगी और उस पर पड़ी जो ओस होगी या पानी होगा वो सब कहां चला जाएगा? हवा में विलीन हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा? तो वो आपका वाटर वेपर बन जाएगा, यानी कि आपका जल वाष्प बन जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसका आंसर आप सभी लोग कीजिए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। इसका आंसर बताइए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। इसका आंसर हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए, न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन कैसा होता है? विद्युत का उदासीन होता है। कैसा होता है? विद्युत उदासीन। कैसा होता है मित्रों? विद्युत उदासीन होता है न्यूट्रॉन। कैसा होता है? विद्युत उदासीन। ठीक है, और इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। क्या नहीं होता? इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, और इसकी खोज 1932 में, कब मित्रों? 1932 में इसकी खोज किसने की थी? तो 1932 में इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी 1932 में। ठीक है मित्रों, ये बात आपको याद रखनी है कि न्यूट्रॉन कैसा होता है? विद्युत का उदासीन होता है और इस पर कोई आवेश कार्य नहीं करता है। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? इसका आंसर बताइए। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है आप सभी के बीच में कि सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है। तो आइए थोड़ा सा सौर मंडल को समझते हैं और इसके आंसर को बाद में हम टिक करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा सा देखते हैं सौर मंडल। आप सभी लोग जानते हैं कि सौर मंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य। कौन है मित्रों? सूर्य। कौन है मित्रों? सूर्य। हम थोड़ा साइड से बनाएंगे। सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य है। ठीक है, सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य है। और आप सभी लोग जानते हैं कि सौर मंडल सर ये बड़ा कैसे? ठीक है, पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं। जितना ज्यादा आप में पेशेंस होगा उतने बेहतरीन से आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि यूट्यूब पर जो भी पढ़ने आता है पहली बात तो बहुत होशियार होता है। ठीक है, सभी बच्चे कैसे होते हैं? बहुत होशियार होते हैं। लेकिन आप में क्या होता है? यूट्यूब पर पढ़ने वाले बच्चों पर पेशेंस नहीं होता है। लेकिन यूट्यूब पर जो कोई भी पढ़ेगा और उसमें पेशेंस होगा
तो उसके पास भरपूर कंटेंट आएगा और वो अपनी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सभी को नस्ते नाबूद कर देगा, उन्हें फाड़ फेंक देगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना है। पेशेंस के साथ पढ़ते रहेंगे तो आप सभी कामों को कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सूर्य, क्या मित्रों, ये हमारा सूर्य। अब हम बात करें तो सूर्य के बाद हमारा सबसे पहला ग्रह जो आता है उसका नाम है बुध। क्या नाम है मित्रों? उसका नाम है बुध। क्या है उसका नाम? बुध। आप सभी को याद रखना है क्या है? बुध। ठीक है, बुध के बाद आता है हमारा शुक्र। कौन सा ग्रह आता है? बुध के बाद आता है हमारा शुक्र। ठीक है, शुक्र के बाद हमारा ग्रह कौन सा आता है? तो शुक्र के बाद आप सभी को पता है आती है पृथ्वी। कौन आती है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है हमारा क्या? तो पृथ्वी के थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आप सभी को पता है क्या आता है? वरुण। आपका राइट आंसर है, लेकिन समझते हैं पहले टॉपिक को, समझते हैं थोड़ा सा। वरुण तो आपका राइट आंसर है। पृथ्वी के बाद आता है मंगल। ठीक है, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है अरुण और उसके बाद आता है वरुण। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे कितने ग्रह हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये क्या है हमारा? तो ये है हमारा बुध। कौन सा है? बुध। ये है हमारा बुध। इसके बाद हमारा शुक्र। कौन सा आता है? शुक्र। इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद मंगल, इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और एक लास्ट में आ जाता है वरुण। सबसे लास्ट में आता है हमारा कौन सा? वरुण। ठीक है मित्रों, ये आ गया हमारा वरुण। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये क्रमानुसार लगे हुए हैं, किससे? सूर्य से। ये हमारा सूर्य है। ठीक है, सूर्य के बाद आता है बुध, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये दूरी के अनुसार है ना? तो ये सारे आपको देखने हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे? ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सौर परिवार में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वरुण। ठीक है मित्रों, आंसर क्या हो जाएगा इसका? वरुण। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इसमें पूछा गया है कि गतिमान एक्सप्रेस, कौन सी मित्रों? गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है? गतिमान एक्सप्रेस आप सभी लोग जानते हैं, गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली क्या है? रेलगाड़ी है। ठीक है, एक्सप्रेस ये 160 किलोमीटर, कैसी मित्रों? 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और कहां से कहां तक? तो आप सभी लोग जानते हैं, नई दिल्ली से आगरा। कहां से मित्रों? नई दिल्ली से आगरा। किसके मध्य चलती है? नई दिल्ली से आगरा के मध्य। ये 100 मिनट में कितने? 100 मिनट में 188 किलोमीटर दूरी तय करती है। 100 मिनट में 188 किलोमीटर दूरी तय करती है गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं हाल ही में बुलेट ट्रेन, कौन सा मित्रों? बुलेट ट्रेन। इसके लिए आप सभी लोग जानते हैं सूरत में इसका पहला रेलवे स्टेशन बनेगा। कहां पर? सूरत में। सूरत में। और इसकी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? तो 360, माफ करना, 320 किलोमीटर रफ्तार होगी। किसकी? बुलेट ट्रेन की। कितनी होगी? 320 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कहां से कहां तक? तो मुंबई से अहमदाबाद। कहां से? अहमदाबाद से मुंबई के मध्य चलने वाली है ये। कहां से कहां तक? तो अहमदाबाद से मुंबई तक। कहां तक चलेगी? अहमदाबाद से मुंबई तक ये चलने वाली है। अहमदाबाद से मुंबई के मध्य चलने वाली है। ठीक है, और ये कहां से ली है तकनीक बुलेट ट्रेन की? तो जापान से। ठीक है, और इसके लिए लगभग 1 लाख करोड़, कितना? 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होने वाला है। ठीक है, जिसमें से 80,000 करोड़ रुपए कौन देने वाला है? जापान। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं नर्मदा, साबरमती और लूनी नदी, ये सभी कहां बहती हैं? पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये हमारा भारत है
ठीक है, तो भारत को अगर हम देखें, ये तीनों नदियां कहां जाती हैं? इधर अरब की खाड़ी में। कहां पर? अरब सागर में। ठीक है, यानी पश्चिम दिशा में बहती है। लेकिन इन तीनों में कृष्णा नदी कैसी है? ये नहीं बहती है ना। कहां पर बहती है? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका उद्गम कहां से होता है? तो पश्चिमी घाट से। कहां से? पश्चिमी घाट। कहां से? पश्चिमी घाट। और आपने एक सुना होगा महाबलेश्वर की पहाड़ी। कौन सी? महाबलेश्वर की पहाड़ी। यहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। महाबलेश्वर की पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, और ये कहां बह जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में। यानी बंगाल की खाड़ी किधर है? तो पूरब की ओर। ठीक है, पूरब में ये चली जाती है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसका आप लोग करिए नोट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? बताइए इसका आंसर। कल भी मैंने इसके बारे में एक क्वेश्चन बताया था आप सभी को कि उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है, 8 राज्यों से लगती है। ठीक है, अब वो सारे राज्यों के नाम भी बताए थे, तो इनमें से आप लोग बताइए कौन सा आंसर आपका सही रहेगा? कौन सा रहेगा? उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, तो एक बार नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से राज्यों से हमारी सीमा लगती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर उत्तर हम देखें तो यूके, इसके बाद आता है हमारा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के बाद आपको पता है राजस्थान, राजस्थान से भी इसकी सीमा लगती है, मध्य प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी इसकी सीमा लगती है। किससे? छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है, झारखंड से इसकी सीमा लगती है, बिहार से इसकी सीमा लगती है ना। और एक राज्य कौन सा रह गया हमारा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं। तो 8 राज्यों में आप देख सकते हैं कौन सा राज्य नहीं लग रहा है? तो ये उड़ीसा राज्य नहीं लगता है। ठीक है, ये दक्षिण में हल्का सा पड़ता है। ठीक है, झारखंड की लगती है, क्योंकि झारखंड किससे अलग हुआ है? बिहार से अलग हुआ है। ठीक है, झारखंड की लगती है। आप मैप को एक बार देखिएगा। ठीक है, ये अलग हुआ था बिहार से। ठीक है, बिहार, जी हाँ, बिहार के लाला। ओमफो रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं। दिनेश जी आपने सारे आंसर किए हैं, हो जाता है ऐसा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छी मेहनत कर रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से आप कमेंट में बताते भी हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है, बताया हुआ समझ में आता है नहीं बता, तो एक बार आप कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर बताइए कि भारत की, ठीक है, यहाँ डॉट डॉट भरना है आपको, झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है, भारत की सबसे बड़ी भी झील है। वैसे अगर हम कहें कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप सभी लोग जानते हैं चिल्का झील। कौन सी मित्रों? चिल्का झील। चिल्का झील आप सभी लोग जानते हैं पहली रामसर साइट में शामिल होने वाली, कैसी? रामसर साइट में शामिल होने वाली पहली साइट है जिसका नाम है चिल्का झील। ठीक है, और अब आपको पता है कि 2022 तक, कब तक रामसर साइट कितनी हो चुकी है हमारी? 49। ठीक है, चिल्का झील ये कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। ठीक है मित्रों, ये आपका याद रखना है। ये सेकंड है भारत, विश्व की सेकंड खारे पानी की झील है। कैसी? विश्व की सेकंड खारे पानी की झील है। कैसी है? विश्व की सेकंड खारे पानी की झील है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइए कि विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? बताइए कौन इसका आंसर करेगा? विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। ठीक है, कैसे पियन, इतना खारा है तो कैसे पियन? कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। कहां पर पड़ता है ये? कजाकिस्तान में। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये आपको पता है यूरोप और एशिया को अलग करने वाली एक झील भी है। यूरोप और एशिया को अलग कौन करता है? कैस्पियन सागर, यूराल नदी, यूराल पर्वत, और उसमें अहम भूमिका निभाता है कौन? तो कैस्पियन सागर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। कौन सी मित्रों? काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगूर मृदा। कैसी मृदा? रेगूर मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके लिए सबसे अच्छी किसकी खेती होती है? तो कपास की खेती। ठीक है, सबसे अच्छी खेती कौन सी होती है? कपास की खेती। इसे रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। और भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर कर दिए
पूछा गया है भारत के संविधान की ... अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो आप सभी लोग बताइए कि भारत में, पहले तो आप सभी लोग ये बताइए कि मूल संविधान में, कैसी मित्रों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ये कमेंट करके बताइए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। इसके बाद आपकी पॉलिटी की क्लास होने वाली है, मूल कर्तव्यों की, ठीक है। तो आप सभी लोग बताइए कि मूल संविधान में कितनी हमारे अनुसूचियां थी। गजब, 40% क्या बता रहे हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छठी अनुसूची। कौन सा मित्रों? छठी अनुसूची में दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए जनजाति क्षेत्र की प्रशासन से संबंधित कुछ बात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। अब हम बात करें मूल संविधान में कितनी, तो आप सभी लोग जानते हैं 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में निहित हैं। ठीक है मित्रों, पहला हमारा कब, तो पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। इसका आंसर कीजिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में ... शीर्ष से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान को कवर करता है। इसका आंसर बताइए आप सभी लोग। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 9वां, कौन सा मित्रों? आप सभी लोग जानते हैं कि 9वां, कौन सा मित्रों? 9वां संविधान संशोधन। कौन सा? 9वां संविधान संशोधन 1992। कब? 1992। 73। कौन सा है? 73। यहां पर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, क्या है? 1973। 1973 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें बताया गया क्या, तो इसमें बताया गया कि पंचायत संबंधित कुछ ऐसी गतिविधियां होंगी, है ना, उनको इसमें निहित किया गया। किसमें? तो आप सभी लोग जानते हैं 9वें संविधान संशोधन 1973। इसके बाद एक हुआ था 93 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है आप सभी की, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है। इसमें क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992। कौन सा? 1992। कब हुआ था ये? 1992 में। और इसमें कौन सी अनुसूची? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। और 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं 9वीं अनुसूची में दिया गया है पंचायत, ठीक है। 11वीं अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची। क्या हो गया मुझे? 11वीं अनुसूची, ठीक है मित्रों। 11वीं अनुसूची यहां है, 11वीं अनुसूची, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। और 12वीं अनुसूची में आप सभी लोग जानते हैं नगर पंचायत। कौन सी? नगर पालिका, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। सर पॉलिटिक्स नहीं आती है, आएगी। तेजेंद्र सर से पढ़िए, आप सारी क्लासों को अटेंड कीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। आप पेशेंस के साथ उस क्लास को देखिए, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करिए और उसको जब फ्री टाइम में आपको पढ़ने का मौका मिले तो उन सभी नोटों को उठाकर देखिए। आपका एक एक डाउट, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद ही आपकी पॉलिटी क्लास होने वाली है, तो आप सभी लोग देखें। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, उसे आप एक बार देखें, ठीक है। और आप सभी को इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आप इसे करेक्शन करेंगे। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची से जोड़ा गया था पंचायत, बाकी का आपको सर अभी बताने वाले हैं। मूल कर्तव्य की क्लास होने वाली है, आप सभी लोग उसे ज्वाइन करें और देखें, ठीक है। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती हो तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। इसी के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।